हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चीन की गुस्ताखी को देखते हुए ही एलएसी पर बढ़ाई गई है भारतीय सेना। जी हां दोस्तों, बताएंगे चीन को हर तरह से जवाब देने का। दोस्तों भारतीय एयर चीफ मार्शल जी ने दोस्तों बहुत बड़ा बयान दिया है। बताएंगे आपको हर तरीके से चाइना को दिया जाएगा जवाब। बताएंगे बड़ी खबर दोस्तों। इसी बीच आपको बताएंगे जहाँ प्रतिबंधों के बावजूद भी रशिया के साथ काम करने को मजबूर हुआ अमेरिका भी की सबसे और एक्सक्लूसिव खबर दोस्तों यहाँ बताएंगे आपको। इसी बीच हम बताएंगे जहां पर श्रीलंका से बहुत बड़ी खबर बताएंगे दोस्तों, जहां पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते ही विक्रम सिंघे आए एक्शन में। दोस्तों लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां अखिलेश यादव को राजभर ने दिया अब तक का सबसे बड़ा झटका। दोस्तों बताएंगे क्या है सबसे बड़ी खबर। और इन बैंकों को भारत सरकार ने ग्राहकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी का छूट दिया है। दोस्तों बताएंगे क्या है वो ऐलान। जी हाँ दोस्तों, तो हर तरह की जानकारी हम आपको भी बताने वाले हैं, तो हमेशा की तरह बने रहेगा वीडियो के अंत तक दोस्तों। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है दोस्तों। और आपको भी भारतीय होने पर गर्व है, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद और जय श्री राम। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारतीय एयर चीफ मार्शल का अब तक का सबसे बड़ा बयान। दोस्तों कहा चीन की गुस्ताखी को देखते हुए बढ़ाई गई है एलएसी पर भारतीय सेना हर तरह का देंगे जवाब। चीन को बहुत बड़ी खबर दोस्तों, चीन की गुस्ताखी पर भारत अलर्ट है। 2 दिन बाद एक बार फिर चीन और भारत के बीच 16वें राउंड की सैन्य वार्ता होने जा रही है। चीन से जारी तनाव के बीच टीवी9 पर वायुसेना चीफ वीआर चौधरी ने बहुत बड़ा बयान दिया है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि एलएसी पर चीन के खिलाफ भारत की तैयारी मजबूत है। चीन की गुस्ताखी को देखते हुए भारत ने भी बॉर्डर पर जवानों की तैनाती बढ़ा दी है। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा कि एलएसी पर चीन को जवाब देने के लिए और हर तरीके से जवाब देने के लिए अपना भारत तैयार है। जब चीन ने भारत को उकसाया है दोस्तों, तो भारत अपना मकसद पूरा करके ही रहेगा और अपोजिशन के हर जवाब का मुकुल जवाब देगा अपना भारत। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी वायुसेना चीफ वीआर चौधरी जी के बात का समर्थन करते हैं दोस्तों और मानते हैं कि अपना भारत किसी से कम नहीं दोस्तों, और डिफेंस में तो और भी ज्यादा आगे है अपना भारत, तो इस वीडियो को फटाफट से व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में ये आज का भारत है लिखना मत भूलिएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां प्रतिबंधों के बावजूद भी रूस के साथ काम करने को मजबूर हुआ है अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, आईएसएस पर भेजेगा फ्लाइट। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन पर अटैक के बावजूद अमेरिका रशिया के साथ काम करने को मजबूर हुआ है। दोस्तों मामला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि आईएसएस से जुड़ा है। खबर है कि अमेरिका प्रतिबंधों के बावजूद रशिया के साथ मिलकर आईएसएस पर फ्लाइट्स भेजेगा। समाचार एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने कहा है कि वो रशिया को अलग थलग करने के अपने प्रयासों के बावजूद उसके साथ अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ाने फिर से शुरू करेगा। जी हाँ दोस्तों, गौरतलब है कि यूक्रेन पर सैन्य हमले के बाद से अमेरिका ने रशिया को दंडित करने के लिए कई प्रतिबंध लगाए हैं। यूक्रेन युद्ध के समय में आईएसएस में 4 अमेरिकी, 2 रूसी और 1 जर्मन अंतरिक्ष यात्री माइक्रोग्रेविटी में साथ साथ काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में अब ये बहुत बड़ा चौंकाने वाला मुद्दा हो सकता है दोस्तों, जहां एक तरफ अमेरिका रशिया को पूरे तरीके से बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, और दूसरी ओर बिना रशिया के अमेरिका का कार्य भी नहीं हो रहा। इस पर आपकी क्या जवाब होगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं बड़ी खबर की ओर, जहां पर मुरझाए चेहरों के साथ दोस्ती का हाथ सऊदी अरब पहुंचे जो बाइडेन का प्रिंस सलमान ने किया जमकर स्वागत। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शुक्रवार को सऊदी अरब पहुंचे। सऊदी अरब के वली अहद यानी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने शाही महल में राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्वागत किया। दोस्तों दोनों की ये पहली मुलाकात है। जो बाइडेन वली अहमद मोहम्मद और अन्य सलाहकारों के साथ होने वाली बैठक से पहले सऊदी अरब के शाह सलमान से मुलाकात कर सकते हैं। दोस्तों शाह सलमान मोहम्मद बिन सलमान के पिता हैं। सऊदी अरब में मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर अमेरिकी आलोचनाओं का सामना करने के बावजूद दोनों देश अपनी दीर्घकालिक साझेदारी को और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। जी हां दोस्तों, जो बाइडेन ने सऊदी अरब के शक्तिशाली क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर खगोशी की हत्या का आदेश देने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि सऊदी अरब
अरब का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बॉयकॉट किया जाना चाहिए। लेकिन वही जो बाइडेन आज सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं दोस्तों। उन्हें आशा है कि उनके इस दौरे से सऊदी अरब कच्चे तेल की कीमतों में कटौती करने को राजी हो जाएगा। कई यूरोपीय नेताओं ने भी जो बाइडेन के नक्शे कदम पर चलते हुए 2018 में इस्तांबुल में सऊदी दूतावास में खशोगी की हत्या को लेकर सऊदी की निंदा की थी दोस्तों। लेकिन वो भी मानते हैं कि इस वैश्विक ऊर्जा दिग्गज को अनदेखा नहीं किया जा सकता। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को स्वीकार किया है कि फलस्तीनियों के लिए स्वतंत्र राष्ट्र अभी दूर की कौड़ी लग सकता है, क्योंकि पश्चिमी तट की यात्रा के दौरान उन्होंने अधर में लटकी शांति प्रक्रिया को लेकर निराशा का सामना किया है। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी के जानकारी के लिए आपको बता दें दोस्तों कि इजराइल से सीधे सऊदी अरब जाने वाले जो बाइडेन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में माना यह जा रहा है कि ईरान के साथ संबंधों में गर्माहट आ सकती है। जी हाँ, उनकी सऊदी अरब की ये यात्रा दोस्तों ईरान के बढ़ते खतरे के बीच दोनों देशों के बीच संबंधों को गर्म कर सकती है। जो बाइडेन के सऊदी पहुंचने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं दोस्तों कि ईरान से संबंधों में गर्माहट अवश्य आएगी। एक और खबर की बात करें, जो सबसे बड़ी खबर है, श्रीलंका को 20 जुलाई को मिलेगा नया राष्ट्रपति। 1978 के बाद पहली बार जनता नहीं बल्कि संसद चुनेगी देश का पहला नागरिक यानी राष्ट्रपति। जी हाँ, श्रीलंका में जारी उथल पुथल के बीच गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे के मद्देनजर 1978 के बाद पहली बार देश के अगले राष्ट्रपति का चुनाव जनता के वोट के माध्यम से नहीं बल्कि सांसदों के गुप्त मतदान से होगा। स्पीकर महिंदा यापा अभय वर्धन ने कहा है कि 225 सदस्यीय संसद 20 जुलाई को गुप्त मतदान से नए राष्ट्रपति का चुनाव करेगी। श्रीलंका में 1978 के बाद से कभी भी संसद ने राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, और बड़ी खबर की बात करें इसी से जुड़ी, जहां एक्शन में रानिल विक्रम सिंघे कहा लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए एक विशेष समिति का भी इन्होंने गठन किया है। जी हाँ दोस्तों, एक्टिंग प्रेसिडेंट रानिल विक्रम सिंह ने देश के बिगड़ चुके हालात पर चर्चा करते हुए कहा है कि देश की वर्तमान परिस्थिति में कुछ ऐसे समूह भी सक्रिय हो गए जो देश के लोकतंत्र का दमन करके फांसीवादी तरीकों से देश में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे अराजक लोगों ने संसद में सुरक्षा बलों के हथियार और गोली तक चुरा लिए। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने आगे कहा कि देश में सांसदों के लिए ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे वे स्वतंत्र रूप से अपनी राय प्रकट कर सके। उन्होंने कहा कि सांसदों को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि सरकार किसी भी समूह को संसद में लोकतंत्र को नष्ट करने की अनुमति नहीं देगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के देश छोड़ने पर भी रोक लगा दी गई है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है श्रीलंका के। जी हाँ, श्रीलंका की सर्वोच्च अदालत ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और पूर्व वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे को 28 जुलाई तक बिना अनुमति के देश छोड़ने पर रोक लगा दी है। श्रीलंका से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक भ्रष्टाचार विरोधी समूह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल श्रीलंका ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने राजपक्षे भाइयों के देश से बाहर निकलने पर रोक लगा दी है। और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर यूएनएससी में भारत को रोकने को लेकर क्या पाकिस्तान ने बोला झूठ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने गुरुवार को दावा किया है कि उसने कुछ अरब देशों के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी पर एक बार फिर पानी फेर दिया है। पाकिस्तान हमेशा की तरह एक बार फिर अपनी कूटनीतिक जीत का झूठा दावा कर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुरुवार को ट्वीट करके बताया है कि पाकिस्तान ने यूएनएससी में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी को रोक दिया। इस ट्वीट के साथ बिलावल ने द नेशन की एक रिपोर्ट भी शेयर की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत को बड़े बड़े देश तो दोस्तों रोक नहीं पाए, पाकिस्तान जैसा देश भारत को कैसे रोक सकता है, शायद ये बात बिलावल भुट्टो को नहीं पता, लगता तो ऐसा ही है। दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिस प्रकार से पाकिस्तान दोस्तों अपने आप ही अंदर अंदर खुश होता है भारत की बुराई करके, दोस्तों ऐसे में जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग। और वीडियो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों, वीडियो लाइक करके जय श्री राम कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। एक और खबर की बात करें, जहां पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बेटा भगोड़ा घोषित कर दिया गया है दोस्तों, और इमरान खान के खिलाफ देशद्रोह की कार्रवाई पर विचार के लिए समिति भी गठित कर दी गई है। बड़ी खबर आ रही है, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पाकिस्तान की एक अदालत ने पीएम शहबाज शरीफ के छोटे बेटे सुलेमान शहबाज को आरोपी मान लिया है। पाकिस्तान की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद सीएम शहबाज अंसारी के
के बेटे और एक अन्य व्यक्ति को भगोड़ा घोषित कर दिया है। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर स्पेशल कोर्ट ने सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी को अदालत में तलब होने का आदेश दिया था, जिसके बावजूद दोनों अदालत नहीं पहुंचे। इसको देखते हुए अदालत ने दोनों को भगोड़ा घोषित कर दिया है। साथ ही आपको बता दें दोस्तों, क्या इमरान खान के खिलाफ चलेगा देशद्रोह का केस? शहबाज शरीफ कैबिनेट ने कमेटी के गठन को दे दी है मंजूरी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दोस्तों सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद अब उनके खिलाफ देशद्रोह लगाने की तैयारी चल रही है। इस संबंध में पाकिस्तान की संघीय कैबिनेट ने शुक्रवार को उस समिति के गठन को मंजूरी दे दी है। दोस्तों जो ये विचार करेगी कि इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई के नेता टॉप नेताओं के खिलाफ उन अनुच्छेद 6 के तहत देशद्रोह की कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए या नहीं। कैबिनेट बैठक के बाद सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने कहा है कि कानून मंत्री आजम नजीर तरार के अंडर में एक समिति के गठन को मंजूरी दी गई है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चीन को सबक सिखाना बेहद जरूरी। अमेरिकी सांसदों ने भारत के पक्ष में लिया सबसे बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, विस्तारवादी चीन के रवैये से पूरी दुनिया परेशान है। छोटे व कमजोर पड़ोसी देशों पर चीन लगातार अपना रौब जमा रहा है। हालांकि भारत के आगे उसकी ये विस्तारवादी नीति लगातार फेल हो रही है। दोस्तों कूटनीति हो या सैन्य कार्रवाई हो, भारत हर भाषा में चीन को करारा जवाब दे रहा है। ऐसे में अमेरिका को भी भारत से ही उम्मीदें हैं। जी हाँ दोस्तों, चीन को रोकने के लिए अमेरिका ने भारत के पक्ष में वो बड़ा फैसला लिया है दोस्तों, जो कि अब तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम बोले तो NDAA में संशोधन के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। दोस्तों अब अमेरिकी सांसदों को भारत द्वारा रूस से हथियार खरीदने पर कोई आपत्ति नहीं है। दरअसल अमेरिकी सांसद रॉ खन्ना ने भारत को काटसा यानी कि CAATSA कानून के तहत पाबंदियों से छूट दिए जाने की मांग की थी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अब भारत जितना चाहे दोस्तों रशिया से हथियार खरीद सकता है। S-400 मिसाइल, S-500 मिसाइल, कुछ भी खरीद सकता है। दोस्तों अब अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों अमेरिका ने अगर ये इजाजत दी है दोस्तों, तो जरूर ही अमेरिका भारत से भी बहुत कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा होगा। दोस्तों उम्मीद कर रहा होगा भारत से। ऐसे में क्या लगता है दोस्तों आपको, आखिर अमेरिका भारत से क्या उम्मीद कर सकता है? होने को बहुत सी चीजें हैं दोस्तों, लेकिन जो मेन चीज है, देखते हैं हमारी भारत की जनता क्या कहती है। और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर दलाई लामा समर्थकों को चुन चुन कर निशाना बना रहा है। चीन मंदिर में रखी मिली फोटो तो बहनों को कर दिया गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, चीनी पुलिस ने तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा की तस्वीर रखने के आरोप में इस हफ्ते यूडॉन नाम की एक 20 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया है। एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है कि RFA की रिपोर्ट के मुताबिक यूडॉन को कथित तौर पर 11 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि चीनी अधिकारियों ने 6 जुलाई को दलाई लामा के 87वें जन्मदिन के आसपास तिब्बतियों पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी। जी हाँ दोस्तों, कई तिब्बतियों ने भारी प्रतिबंधों के बावजूद दलाई लामा का जन्मदिन मनाया था। पुलिस ने यूडान पर दलाई लामा की तस्वीर अपने घर में रखने के लिए उसकी बहन जुमकर के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया। यूडान जुमकर की छोटी बहन है। जुमकर को 23 जून को गिरफ्तार किया गया था। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर इस्लामी मुल्क बनते ही भारत से हिंदुओं का सफाया। जी हाँ, इराक के यजीदियों की तरह नरसंहार का PFI का था बहुत बड़ा इरादा। जी हाँ दोस्तों, अब एक एक चीज नई चीज दोस्तों PFI से जुड़ी निकल कर सामने आ रही है। बता दें जो बड़ी खबर है, जहां उनकी प्लानिंग थी दोस्तों, जिसमें लिखा था कि कायर हिंदुओं को सबक सिखाने की बात करते हुए कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का 8 पन्नों वाला रोड मैप का दस्तावेज बिहार पुलिस ने बरामद किया। इसमें भारत को इस्लामी मुल्क बनाने के लिए चरणबद्ध तरीकों के बारे में दर्शाया गया था। दोस्तों बताया गया है, इन्हीं चरणबद्ध तरीकों में से एक है ST SC OBC को साथ लेकर देश में मुस्लिमों की सरकार बनाना और फिर सेना और कार्यपालिका में न्यायपालिका पर कब्जा करना। इसके बाद हिंदुओं को पूरी तरह से भारत से सफाया कर देना, ये उनका सबसे बड़ा उद्देश्य है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों, PFI का मंसूबा भी हिंदुओं के लिए यही है और उसने अपने डॉक्यूमेंट में इसका उल्लेख भी किया है। दोस्तों उल्लेख ऐसा किया है, हम आपको बताते हैं। उसमें उल्लेख करते हुए लिखा गया है कि हमें आतंकी संगठन ISIS यानी इस्लामिक स्टेट द्वारा इराक में अल्पसंख्यक समुदाय के यजीदियों के साथ किए गए नरसंहार को याद करना चाहिए। जी हाँ
दोस्तों, यानी उसी के तर्ज पर भारत में हिंदुओं का सफाया करने की बात कही जा रही थी। ऐसे में दोस्तों PFI के इस डॉक्यूमेंट को सबूत मानकर दोस्तों इन पर कैसी कार्यवाही होनी चाहिए कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां पर यासीन मलिक ने किया था पूर्व CM की बेटी का अपहरण, रुबैया सईद ने कोर्ट में पहचाना इसको। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद का अपहरण करने वालों में अलगाववादी नेता यासीन मलिक भी शामिल था। रुबैया सईद ने शुक्रवार को CBI की विशेष अदालत में गवाही के दौरान अपने अपहरणकर्ताओं की पहचान की। रुबैया सईद जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बहन है। सईद का 8 दिसंबर 1989 में अपहरण किया गया था। 13 दिसंबर को 5 आतंकवादियों को छोड़े जाने के बाद रुबैया सईद की रिहाई हुई थी। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर शंघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य बनेगा ईरान। बेलारूस के आवेदन पर फैसले का है इंतजार। जी हाँ दोस्तों, शंघाई सहयोग संगठन बोले तो SCO के महासचिव झांग मिंग ने शुक्रवार को कहा है कि ईरान को संगठन के 9वें सदस्य के रूप में जोड़ा जाएगा, जबकि बेलारूस ने इसकी सदस्यता के लिए आवेदन किया है। दोस्तों, उज्बेकिस्तान के समरकंद में 15 से 16 सितंबर के बीच होने वाले SCO शिखर सम्मेलन से पहले झांग ने यहाँ मीडिया से कहा है कि ईरान को शामिल करने का निर्णय गत वर्ष दुशांबे में आयोजित हुए सम्मेलन में लिया गया था और बेलारूस ने SCO में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ईरान संगठन का पूर्णकालिक सदस्य होगा। उन्होंने कहा है कि SCO का सदस्य देश नए सदस्य के शामिल होने पर निर्णय लेने के लिए आम सहमति की व्यवस्था को अपनाते हैं और इसी के तहत बेलारूस के आवेदन पर विचार किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर पाकिस्तानी सेना के अधिकारी को किडनैप करके आतंकियों ने ले ली जान, परिवार के साथ घूमने निकले थे। जी हाँ, पाकिस्तान में एक हफ्ते पहले अगवा हुए आर्मी अफसर कर्नल लाइक बेग मिर्जा का गुरुवार को बलूचिस्तान प्रांत के एक हाईवे पर शव मिला है। दोस्तों, इस हत्या की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। दोस्तों, इसे अमेरिका ने 2019 में आतंकी संगठन घोषित किया था। बात करें एक और खबर की, जहां जापान के पूर्व PM शिंजो आबे को गोली मारने वाले का कबूलनामा कहा 20 साल से कर रहा था इस मर्डर की प्लानिंग। जी हाँ दोस्तों, जापान के पूर्व PM शिंजो आबे की हत्या के आरोपी का नया कबूलनामा सामने आया है। पता चला है कि वो 20 साल से ऐसे हमले की तैयारी कर रहा था। सारा गुस्सा एक ईसाई धार्मिक संगठन को लेकर था। दोस्तों, हत्यारा चाहता था कि उस धार्मिक संगठन को कड़ी चोट पहुंचाई जाए। हमले के लिए वो पिछले 1 साल से बंदूक और गोली बनाना सीख रहा था। आरोपी के पिता के भाई यानी अंकल ने जापानी मीडिया को बताया है कि जिस धार्मिक संगठन यानी यूनिफिकेशन चर्च से हत्यारा तेतसुया यामागामी नाराज था, उससे उसकी मां जुड़ी हुई थी। यामागामी की मां ने यूनिफिकेशन चर्च को करीब 100 मिलियन युआन बोले तो जापानी करेंसी दान कर चुकी थी। दोस्तों, भारतीय रुपए में एक रकम 5 करोड़ से भी ज्यादा बैठती है। जी हाँ दोस्तों, 41 साल के तेतसुया यामागामी को लगता था कि शिंजो आबे यानी यूनिफिकेशन चर्च से जुड़े हैं और उसी संगठन की वजह से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हुई है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें, जहां पर UAE से भारत आ रही फ्लाइट में बड़ी खराबी, चालक दल के 7 सदस्यों के साथ 222 यात्री सुरक्षित उतरे। जी हाँ, संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह से आ रही एयर अरबिया की एक फ्लाइट गुरुवार शाम खराबी आ गई। दोस्तों, जिस वक्त प्लेन में खराबी आई, चालक दल के 7 सदस्यों के साथ 222 यात्री सवार थे। हालांकि गनीमत ये रही कि प्लेन के को कोच्चि एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतार लिया गया। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर महामारी में भारत बना सबसे बड़ा मददगार। 98 देशों को 23.50 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन मुहैया कराई। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी के दौरान भारत दुनिया भर के देशों के लिए बहुत बड़ा मददगार बनकर उभरा है। दोस्तों, भारत ने 98 देशों को 23.5 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन मुहैया कराई है। वैक्सीन मैत्री पहले के तहत ये कदम उठाया गया है। दोस्तों, नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी ने यह बात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय राजनयिक मंच को संबोधित करते हुए कही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी भारतीय होने पर गर्व है तो ये बात कमेंट में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, एक और खबर की बात करें, जहां पर समाजवादी पार्टी को झटका देकर राजभर ने द्रौपदी मुर्मू को किया समर्थन का ऐलान। क्या बीजेपी के साथ होगी इनकी वापसी? जी हाँ, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिलकर लड़ने वाले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर के बीच दोस्ती की खाई गहराती जा रही है। बीजेपी से बगावत करके समाजवादी पार्टी के साथ आए OP राजभर इन दिनों सियासी उलझन में है। दोस्तों, ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव में NDA
प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू और विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच शहमात के खेल में राजभर ने शुक्रवार को अपना पत्ता खोल दिया। अब सवाल उठ रहा है दोस्तों कि क्या राजभर राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करके बीजेपी के साथ एक बार फिर से ताल मिलाकर चलेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया है। आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा अखिलेश यादव पर। अगली खबर की बात करें, जहां पर लखनऊ के जिस मॉल में नमाज पर है बवाल, आखिर कहां से आया उसका नाम लुलु। हम आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी में जब से लुलु मॉल खुला है तब से वो सुर्खियों में बना हुआ है। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी में 11 एकड़ में करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत से बना देश का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल खुलने से पहले अपने स्ट्रक्चर और खूबसूरती को लेकर चर्चाओं में था, लेकिन अब मॉल में नमाज पढ़ने और स्टाफ को लेकर विवाद छिड़ गया। इसके अलावा मॉल के नाम को लेकर तरह तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस शॉपिंग मॉल का नाम लुलु इसलिए रखा गया क्योंकि इनके मालिक MA यूसुफ अली ने गल्फ में साल 2000 में लुलु हाइपर मार्केट ग्रुप की शुरुआत की थी और ये एक सुपर मार्केट चेन है दोस्तों। ऐसे में उन्होंने जितने भी मॉल खोले उनका नाम लुलु ही रखा। जी हाँ दोस्तों, यूसुफ अली भारतीय मूल के हैं और उनकी पैदाइश केरल के त्रिशूर की है। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके ज्ञान वापी मस्जिद में शिवलिंग की पूजा करने की मांग रहे हैं अनुमति। जी हाँ, सावन का महीना शुरू हो चुका है। इस पवित्र महीने में शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है। वहीं अब ज्ञान वापी परिसर में कथित तौर पर मिले शिवलिंग की पूजा करने की अनुमति देने की मांग उठी है दोस्तों। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल के अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कहा है कि वे ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर कथित तौर पर मिले शिवलिंग की पूजा करना चाहते हैं। आप क्या कहते हैं ऐसे में दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोर्ट को क्या इस पर फैसला देना चाहिए दोस्तों, आपकी जो भी सुझाव हो जरूर बताइएगा और वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां यूपी बीजेपी के पूर्व चीफ लक्ष्मीकांत वाजपेयी राज्यसभा में बीजेपी के चीफ व्हिप होंगे। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में नया चीफ व्हिप नियुक्त किया है दोस्तों। इससे पहले शिव प्रताप शुक्ला बीजेपी के चीफ व्हिप थे दोस्तों। उनका राज्यसभा का कार्यकाल जुलाई में खत्म हो गया था। एक और खबर की बात करें, जहां पर SBI, HDFC और ICICI बैंक के ग्राहकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, वित्त मंत्री ने किया बहुत बड़ा फैसला। जी हाँ, बैंक ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। अगर आप भी बैंक से लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए अब लोन लेना और आसान हो सकता है। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बैंकिंग सिस्टम के बारे में जरूरी बयान दिया है दोस्तों। वित्त मंत्री ने बैंकों को यह आदेश दिया है कि वे ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से बैंकिंग सिस्टम को और आसान बनाएं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का कहना है कि बैंकों को ग्राहकों की सुविधाओं पर और ध्यान देने की जरूरत है ताकि लोन लेने वालों के लिए इसकी प्रक्रिया आसान बन सके। इससे लोग बैंक से ज्यादा जुड़ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब बैंक से लोन लेना दोस्तों और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। और इसी बीच दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।